हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और महात्मा गांधी की एंट्री इंडिया में ये टॉपिक हमने पढ़ा था। किताब कल नहीं पढ़ी थी लेकिन मैंने कहानियाँ तुम्हारे सामने सुना दी थी ताकि किताब आसान लगे। अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक युग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गांधी युग। हमने कल बातचीत की थी, गांधी की एंट्री तो हुई थी 9 जनवरी 1915 को, लेकिन गांधी ने आने के 2 साल बाद तक कोई भी काम नहीं किया था। उन 2 सालों में भारत भ्रमण किया, गांव-गांव गए, चौपालों पर बैठे और लोगों से बातचीत की कि कैसे आज़ादी चाहिए, कैसी आज़ादी चाहिए। और उन्होंने ये सीख ली थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो ये मानते थे कि हमारे रास्ते में वो बात नहीं थी इसलिए शायद आज़ादी नहीं मिली। ये कौन से वादी कहलाते हैं? उदारवादी। गांधी ना तो उदारवादी जैसे बने और ना नरम गरमपंथी लाल बाल पाल जैसे। वैसे भी तुम समझ सकते हो, हर इंसान का एक दौर होता है। लाल बाल पाल का एक दौर था 1905 से लेके 1915। इन 10 सालों में हमने देखा था जनता प्रभावित रही, जवान नौजवान युवक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उनके आइडियाज़ से, उनकी सोच से, और लाल बाल पाल जो कहते उसको करने को तैयार। लेकिन फिर हमने साथ साथ देखा था कि इन लोगों को तो जेल हो गई थी, देशद्रोह के झूठे मामले बना के 2 तो पकड़ लिए, बाद में 1 छोड़ दिया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। यानी फेलियर देखने के बाद गोखले ने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाना ना हमने उदारवादियों ने जिसको अपनाया, न ही उग्रवादी। यानी जो ज़रूरत हो वैसा काम करना, इसे कहते हैं मध्यम मार्ग। जहाँ ज़रूरत पड़ी गांधी झुक भी गए और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ नहीं भी झुके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है क्विट इंडिया मूवमेंट। शायद कल हम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। 3 आंदोलन गांधी के हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हर आदमी एकदम से बड़ा नहीं बनता बेटा, किसी को भी ना मेहनत करनी पड़ती है। गांधी के 6 बड़े मूवमेंट में से 3 छोटे 3 बड़े हैं। जो इनिशियल स्टेज के मूवमेंट हैं मैंने आपको कल बताए थे, वो एक चंपारण, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा। लोकल एक आदमी जिसको बस जनता थोड़ी सी जानती है, ठीक है अखबारों में आ गया नाम, लेकिन कोई नेशनल लीडर नहीं है। ये चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के पक्षधर, तिनखटिया पद्धति को हटवाने वाले। दूसरा था अहमदाबाद, मिल मजदूर, प्लेग, बोनस को लेकर विवाद। पहली बार भूख हड़ताल, अनसुईया बेन पटेल एक फेमस बड़े घराने की लड़की मजदूरों के पक्ष में बैठ गई। और ये था खेड़ा, क्रॉप फेलियर यानी फसल की बर्बादी। 3 छोटी जगह 3 छोटे आंदोलन, एक्सपेरिमेंट था। ये तीनों सक्सेसफुल रहे। चंपारण में तिनकटिया बंद हुई, यहाँ मिल मजदूरों को 35% बोनस मिला और यहाँ टैक्स माफ हुआ। यानी जिस चीज़ में हाथ डाला वही चीज़ सफलता दे गई। गांधी का एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया और इन्हीं की कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में गांधी ने बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया, मास मूवमेंट 1920, जिसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी ने कहा कोऑपरेट मत करो, छोड़ दो सरकारी संस्थान, इनकी नौकरी, इनके स्कूल, इनके कॉलेज, इनके कोर्ट। लेकिन एक गलती गांधी से हुई, इनका टैक्स गांधी दिलवाते रहे, अगलों की जेब भरते रहे। उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, क्यों ही भागेंगे, मत जाओ स्कूल, रह लो अनपढ़, उनको तो टैक्स मिल रहा है। इसका फेलियर हमारे सामने आया, हमने इसका कोई रिजल्ट नहीं हासिल किया। और एक घटना, चौरा चौरी हत्याकांड का एक नाम लेकर रियलिटी ये है, जनता अपने आप हटने लग गई थी, लगातार भीड़ कमजोर हो रही थी। जैसे ना बेटा, आंदोलन शुरू करना बहुत आसान है, बड़ी बात होती है कि क्या आप आंदोलन को उस तरफ मोड़ पाए जो आपका रिजल्ट था, क्या आप वो हासिल कर पाए। आंदोलन तो कोई भी एक भाषण देगा, जनता इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन क्या उसका नेट रिजल्ट सफलता थी? अगर नहीं तो अच्छे लीडर की कमी थी। गांधी 3 आंदोलन सफलता देख चुके थे, लेकिन इसको आप सफल नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नेट रिजल्ट तो कुछ था ही नहीं। गांधी ने बीच में आंदोलन रोक दिया। गांधी को बाद में पकड़ के 1922 में, मैंने बताया था उनकी जान को खतरा था, कुछ मामले लगा के उनको जेल भेज दिया। ये 1920 से 22 के बीच में चला। इस बीच में देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो हमारे, जो 5 से 15 के बीच में एक थे, तिलक, उनकी डेथ हो गई। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था उनकी डेथ पे, उनके नाम के फंड का। गांधी का ये आंदोलन सक्सेसफुल मत मानना, नहीं तो आज़ाद हो जाते। इसके बाद गांधी ने 10 साल बाद अगला बड़ा मूवमेंट चलाया जिसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले NCM और फिर CDM, पहले NC फिर CD, सिविल डिसोबीडियंस।
इसी को कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमें याद है सविनय निवेदन करते थे ना स्कूल में एप्लीकेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे। आज्ञा का उल्टा डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का उल्टा। इसमें सबसे पहले हमने आज्ञा तोड़ी थी नमक कानून। नमक बनाना अपराध था, कानूनी, कोई मर्डर नहीं है लेकिन अपराध था। गांधी ने सबसे पहले नमक बनाया। कल मैंने कहानी सुनाई थी, 24 दिन तक लगातार चले थे, 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल। जब चलने स्टार्ट हुए तो अहमदाबाद में एक आश्रम पड़ता है साबरमती, यहाँ से स्टार्ट हुए और दांडी तक लगातार चले थे डेली 24 दिन तक। सुबह 5 मील चलते, शाम को 5 मील। रोज के कितने मील हो गए? 10। यानी टोटल अगर इसको काउंट करें 240 माइल्स। इसको कन्वर्ट करोगे 390 किलोमीटर। गुजरात में ही दोनों स्थान पड़ते हैं। गांधी जब चलने स्टार्ट हुए, आश्रम का मैंने कल आपको सिस्टम समझाया था। एक गांधी थे और 78 इनके अनुयायी थे। एक इसमें अमेरिकी था वेब मिलर करके, तो फिर बाद में इसको बहुत कवरेज मिली। ये एक यात्रा थी और इस यात्रा में सिर्फ ये 78 लोग नहीं थे। जिस जिस गांव से गुजरे, जहां जहां पड़ाव था, ये पहले से सबको पता था कि गांधी जी किस पॉइंट पर किस गांव में रुकेंगे। वहां पहले से ही ढेर भीड़ खड़ी होती थी स्वागत के लिए। वहां रुकने वाले जो लोग 78 आ रहे हैं, इनके साथ और भी जुड़ गए 500-400 लोग। तो उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रात में सोने का इंतजाम, ठहरने की व्यवस्था। बेटा इंसान है तो खाना भी खाएगा, फ्रेश भी होगा, नहाएगा। 24 दिन ऐसा तो नहीं कि चलता ही जाएगा। तो वो सारे इंतजाम जहाँ जहाँ पॉइंट्स थे कि यहाँ यहाँ रुकेंगे, वहाँ जनता करती थी। गांधी एक तरह से लोगों को जोड़ रहे थे, मास मूवमेंट था। और फिर फाइनली जाके गांधी जी ने नमक बना दिया, क्योंकि नमक बनाना कानूनन अपराध था। जब गांधी जी ने नमक बनाया ना, तो डेट 5 नहीं थी, 5 की शाम को पहुंचे। रात में सब वहीं सोए। गांधी जी ने बातें की, लोगों के बीच में बैठ के उनको जाना समझा। फिर सुबह उठ के गांधी ने 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे, अब सोचो गर्मियों का टाइम हो जाता है, सुबह 6:30 बजे आधा दिन निकल आता है। 6:30 बजे उठ के गांधी ने नमक मुट्ठी में उठाया और कहा आज मैंने नमक बना दिया। अब बेशक अंग्रेज मुझे गिरफ्तार करे, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करके दे दिया, तुम सबको ऐसे ही काम करने हैं। लेकिन ध्यान रखना, मर्डर नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि इनके आंदोलन के नाम में ही देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम बात नहीं मानेंगे। और गांधी का ये आंदोलन काफी हद तक सक्सेसफुल था। अंग्रेजों की जड़ें हिली और ये बात पहुंची सेक्रेटरी तक। यहाँ के वायसराय हुआ करते थे इरविन। इरविन ने ये बात पहुंचाई कि भाई महारानी को बताओ कि इंडिया बड़ी गड़बड़ में है। इरविन वायसराय था। जैसे आज हम कहें तो हमारा राज्यपाल सारी खबर किसको देता है? गृह मंत्री, रूल है ना ये। ऐसे इरविन वायसराय थे, इन्होंने सेक्रेटरी को बताया। सेक्रेटरी ने ये बात महारानी ब्रिटेन, और फिर पहुंच गई वहां की संसद में। फिर वहां से दबाव आया इरविन के ऊपर कि कुछ भी करो, चाहे कुछ करना पड़े, इनका ये मूवमेंट बीच में रुकवा दो। और इसी के लिए इरविन ने गांधी को बुलाया, जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट के चलते गांधी ने अपना पूरा आंदोलन बंद कर दिया और गांधी चले गए लंदन, वहां की आरटीसी में हिस्सा लेने। अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तुम सबको मैथ्स में पता है, राउंड का कोई एक लीडर नहीं होता। कोई टेबल अगर ऐसे है ना, तो जो यहाँ बैठता है बेटा वो लीडर होता है। कभी भी कहीं बड़ी मीटिंग्स में जब बॉस बैठता है ना, तो वो एक अकेला एक तरफ बैठता है, उसके दोनों तरफ उसके एम्प्लॉयज बैठते हैं। ये इंडिकेट करता है कि इसकी पोजीशन बड़ी है, बाकी सब लोग ऐसे बैठे होते हैं इसके सामने। इस टेबल में क्लियर होता है बिना कहे कि ये बॉस है, बाकी सब इसके अंडर काम करते हैं। इस टेबल में आपको नहीं पता बॉस कौन है, यानी ये बराबरी का इंडिकेशन है। अंग्रेज इतने चालाक हैं, उन्होंने आपके आंदोलन को बीच में रुकवाने के लिए जानबूझ के ऐसी टेबल पे बैठक नहीं की। उन्होंने कहा हम तुम लोगों को बराबर समझते हैं, इसलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, तुम्हें बराबरी पर बैठाएंगे। सबको न्योता दे दिया, कांग्रेस को, हिंदू महासभा को, मुस्लिम लीग को, SC ST, डिप्रेस्ड क्लास, अंबेडकर जी को, लॉयर्स को। गांधी ने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट RTC के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं जाता। फिर इरविन को कहा कि कुछ भी करो, जो कहें वो मान लो, लेकिन इनको भेजो, क्योंकि अगर ये नहीं आए तो फिर कांग्रेस नहीं
अगर आई तो फिर पूरा देश माना जाएगा, आया ही नहीं, चाहते रहे 70-80 आदमी, इनकी गिनती नहीं थी। तो महात्मा गांधी को इरविन ने बुला के और ये पैक्ट किया जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसके तहत गांधी ने जो अपनी शर्तें रखी उसमें से लगभग सारी मान ली अंग्रेजों ने। गांधी जी ने इस टाइम पर, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह की फांसी की माफी की बात नहीं की नहीं की हमें नहीं पता। इतिहास में लिखा है कि गांधी ने अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। अब जो भी हुआ होगा, फाइनली इस टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी पहुंचे सेकंड में हिस्सा लेने। सारा खर्चा कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस मतलब जनता का पैसा था। यहाँ 2 लोग गए थे, एक गांधी जो कांग्रेस के खर्चे पर गए और एक सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पता है ना सब लोगों को, बंगाल की बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। उस जमाने में इंग्लिश में कविताएं लिखती थी, बहुत बेहतरीन कविताओं के लिए जानी जाती हैं। आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी यही सरोजिनी नायडू। आगे जाके इनकी बेटी का नाम है रिकॉर्ड में, वो लगातार में बनने वाली राज्यपाल, सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल थी, नायडू की ही बेटी थी वो। तो सेकेंड आरटीसी में गांधी पहुंचे। इस राउंड टेबल में सब बैठे हुए थे, यहाँ सबकी चेयर्स थी आमने सामने, तो सब एक दूसरे के सामने हैं। यहीं पर इन चेयर्स पर ही एक तरफ बैठे हुए थे अंबेडकर, एक तरफ गांधी और बहुत सारे अंग्रेज। हिंदू महासभा थी, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस मतलब SC ST जिसको आज आप कहते हैं, अंबेडकर जी प्रतिनिधि। हुआ क्या, बात तो होनी थी हमारी अंग्रेजों के साथ, लेकिन बात हुई गड़बड़ की। हम आपस में तू मैं करने लगे और अंबेडकर और गांधी दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। अंबेडकर जी ने कहा कि भाई इंडिया में बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम हिंदू हैं लेकिन हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हमें अपने हिसाब से काम नहीं करने देते। यानी ये बातचीत तो होनी थी अंग्रेजों की और इंडियंस की, लेकिन वहां जाके ये बातचीत शुरू हो गई अंबेडकर जी की और गांधी जी की। और इनकी आपस की बातचीत का मजा लिया अंग्रेजों ने कि ठीक है दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तू मैं कर रहे हैं, हमें क्या ही जरूरत है इनके बीच में, हमारा तो टारगेट पूरा ही हो रहा है ना इनकी लड़ाई का, फूट डालो राज करो। बाद में दोनों के बीच में बहस इतनी बढ़ गई कि सेकेंड आरटीसी फेल हो गई, इसका नेट रिजल्ट 0 था और वापस गांधी जी इंडिया आ गए। गांधी जी जब शिप में आ रहे थे तब तो पानी के जहाज में ही आते थे, प्लान करके आए कि जाते फिर से अपना आंदोलन चलाऊंगा, लेकिन यहाँ आते ही अंग्रेजों ने सारी पृष्ठभूमि तैयार कर ली, झूठे मूठे मामले लगा के पकड़ के जेल में बंद कर दिए और गांधी का वो आंदोलन जो कितना अच्छा रिजल्ट देने वाला था वो फिर से फ्लॉप हो गया। ये दूसरा बड़ा फेलियर है आंदोलन में। पहला फेलियर कौन सा कह सकते हैं? हाँ, जैसे फेलियर में किस सेंस में कह रही हूँ, आज़ादी नहीं मिली, वैसे आंदोलन बहुत अच्छे थे, देश एक हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे अगर देखें तो लाल बाल पाल देश को एक नहीं कर पाए, उन्होंने बैकग्राउंड क्रिएट किया, गांधी ने पूरा देश एक लाइन में लगा दिया। गांधी ने कहा जैसा कहा वैसा लोगों ने किया, लेकिन नेट रिजल्ट था आज़ादी मिली, तो हमारा आंसर है नहीं मिली, न 20 वाले से और न 30 वाले से। गांधी का ये आंदोलन भी बीच में अटक गया, पहला तो चौरा चौरी से और दूसरा गांधी इरविन पैक्ट के चक्कर में बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी थोड़े से सीन से निकले और अंग्रेजों ने जो ये आरटीसी की थी ना, अभी कौन से नंबर की थी, अभी 3rd फिर से कर दी अगले ही साल और गांधी जी को फिर बुलाया। इस बार कांग्रेस ने कहा हम नहीं भेजते अपने प्रतिनिधि को। अब इन तीनों में एक आदमी जा रहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अंबेडकर जी जब गांधी जी इनके अंग्रेजों के साथ बातचीत कर रहे थे ना, तो अंग्रेज एक बात तो भांप गए कि इन लोगों को भी काट के अलग कर सकते हैं हिंदुओं से, ये बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाते हुए अंबेडकर जी के कम्युनिटी के लोगों के लिए ये कहा कि हम तुम लोगों को सेफ करेंगे, तुम्हें आरक्षण दे देंगे। जैसे हमने हिंदुओं और मुसलमानों को सेफ कर दिया, ऐसे हमने सिखों को सेफ कर दिया, अब हम SCs को सेफ कर देंगे। इनकी सेफ्टी हमारा फूट डालने का काम करती थी, क्योंकि ये तो सेफ्टी कहते थे, हम तो बंटते थे। इसीलिए SCs को बांटना, अब हिंदुओं में से कमी हो रही है, ये जितने लोग बट रहे हैं सारे पहले हिंदू में, मुसलमानों के अलावा सब हिंदू ही थे ना भाई। ठीक है, सिख एक संप्रदाय था, लेकिन सिख भी बहुत अलग नहीं थे, इनकी बेसिक वैल्यू सेम ही थी। अब जाके SCs के बंटवारे की बात उठी। ये बात जब गांधी को पता चली तो गांधी थे जेल में, और वो जेल है यरवदा जेल, ये पूना में पड़ती है महाराष्ट्र में, जिसको पुणे कहते हैं।
महाराष्ट्र में एनडीए का नाम सुना है तुमने, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, उसके बिल्कुल पास पड़ती है यरवदा जेल। इसको अगर तुम देखना चाहो तो संजू मूवी में जहां संजय दत्त की रिहाई हो रही है ना, उसके बाहर ऐसे एक एंट्री का गेट दिखाया गया है जेल का, उस पर राउंड ऐसे लिखा हुआ है यहाँ यरवदा जेल। तो उसको जब तुम मूवी अगली बार देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। ये वो जेल है जहां गांधी जी बंद रहे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी रहे, गांधी बंद रहे। और इस यरवदा जेल में गांधी को पता चला कि भैया वहां SC ST हिंदुओं से अलग कर दिए। गांधी की उम्र इमेजिन करो 1869, 31 साल तो वहां से गिन लें, और अब आ गया 1932, 32 साल यहाँ, यानी 60-65 साल की उम्र का एक आदमी। हम ये मान लेते हैं शरीर बड़ा हो जाता है 60 साल के बाद। इस उम्र का एक आदमी जब पता चला कि ये तो SCs भी बट गए, तो इन्होंने कहा मैं तो भूख हड़ताल करूंगा, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं SC को अलग नहीं होने दूंगा, मर जाऊं तो बेशक अलग हो जाना। ये घटना है सितंबर की। गांधी ने भूख हड़ताल कर दी 20 सितंबर, खाना पीना छोड़ दिया। तुम सबको पता है कि भैया एक उम्र के बाद शरीर अगर चलाना है तो डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जवानी में आप कुछ खाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 के बाद अब बड़ा मैटर करता है कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। गांधी ने जब खाना पीना छोड़ा, सितंबर का महीना, अब इमेजिन करो सितंबर के महीने में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मॉनसून लौटने की कगार पर होता है, पसीना आता है, बहुत प्यास लगती है और बड़ा बेचैनी वाला माहौल होता है। इस टाइम पर आदमी को अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए वरना बीमार होगा। गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया, 4 दिन हो गए, 24 सितंबर, तबीयत बिगड़ने लगी, उम्र हो ही रही थी। अंग्रेजों को चिंता हुई कि कहीं अगर लुढ़क गए, मर गए तो लोग एंटी हो जाएंगे, लोग एकदम गुस्से में आ जाएंगे। इनकी चिंता अंग्रेजों से ज्यादा हम इंडियंस को थी, क्योंकि हमारा तो एक ही लीडर था ना, मास लीडर। इनकी चिंता करने में सबसे आगे जो दौड़ रहे थे कि भैया इनको कुछ हो ना जाए, वो थे खुद एक बड़े लेवल के लीडर मदन मोहन मालवीय। ये व्यक्ति हिंदू महासभा के हैं, नाम से समझो ये स्पेसिफिक हिंदुओं के लिए है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। कांग्रेस में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कांग्रेस है मिक्सचर, लेकिन हिंदू महासभा स्पेसिफिक किसके लिए काम करती है? हिंदुओं के लिए। इसका एक आदमी जिसको बोलते हैं MMM, इन्हीं को कह देते हैं महामना, ये एग्जाम में आ जाते हैं। महामना किसका उपनाम है? मदन मोहन मालवीय का। ये भागदौड़ करते हैं और फाइनली ये कन्विंस कर लेते हैं अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को क्यों? क्योंकि भैया गांधी तो जेल में है, जेल से आदमी बाहर थोड़ी आ सकता है, अगर समझौता करना है तो बाहर वाला जेल में जाएगा ना। स्टार्टिंग में अंबेडकर जी मना कर देते हैं, ये कहते हैं मैं क्यों मानूं गांधी जी की बात, मैं क्यों सुनूं। गांधी जी तब क्यों नहीं बोले जब 1909 में ये मुसलमान बांट दिए, अलग कर दिए। गांधी जी 19 में क्यों नहीं बोले जब सिख अलग किए। गांधी जी को हमसे ही दिक्कत है 1932 वाले से। तब फिर इनको आंसर दिया गया कि 1909 में तो गांधी यहाँ थे ही नहीं, जब हिंदू मुसलमान बटे तब तो ये साउथ अफ्रीका में थे। 19 में गांधी के पास पावर नहीं थी, नेशनल लीडर थोड़ी ना थे, लोकल लीडर थे, चंपारण, ये अपना अहमदाबाद, खेड़ा, कौन सुनता इनकी बात। आज गांधी की वैल्यू है, आज गांधी के सामने कुछ गलत हो रहा है और वो नहीं रोक रहे, तो फिर इतिहास पूछेगा कि भैया तुमने क्यों नहीं कोशिश की। चलो 9 में तुम नहीं कर पाए, 15-19 में नहीं कर पाए, अब क्यों नहीं किया। गांधी ने कहा भैया अब मेरी वो पोजीशन है कि मैं गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूँ, और इसीलिए ये मीटिंग करने के लिए फाइनली अंबेडकर राजी हुए। अंबेडकर जी ने कहा गांधी जी मैं आपकी बातों से सहमत तो नहीं हूं, पर देश की यूनिटी के लिए और देश की आज़ादी के लिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं अभी आरक्षण नहीं लेता, लेकिन आप मुझे कन्विंस करो अपनी बातों से कि मैं अपनी कम्युनिटी को लेकर सेफ हो जाऊं। तब गांधी ने कहा था कि जिस दिन देश आज़ाद होगा, जिस दिन इस देश का अपना खुद का संविधान होगा, तो 100% तुम्हारी कम्युनिटी को क्या मिलेगा? लोकसभा में तुम्हें आरक्षण देंगे, जो बनेगी हमारी, ये कहा उस टाइम पे जो भी प्रतिनिधि सभा बनेगी उनमें तुम्हारी कम्युनिटी की सीटें डिसाइड करेंगे, सिर्फ तुम्हारे ही लोग आएंगे ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज जो तुम ये पढ़ाई में देखते हो, कॉलेजेस में देखते हो, नौकरियों में देखते हो, MP MLA की सीटों में देखते हो, ये आरक्षण बेटा आज से नहीं है। इसलिए जगह जगह लिखा होता है आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। ये कोई भीख नहीं दे रखी तुमने, ऐसा SC ST कहते हैं कि तुमने कोई हम पे एहसान नहीं किया, भीख नहीं दी। तुम उस टाइम कहते कि हम आरक्षण नहीं देंगे, फिर अंबेडकर जी जो डिसीजन लेते उसको हम सब मान लेते। अगर तुम ये मानते हो कि गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं,
तो अच्छी औलाद वो मानी जाती है जो पिता की कही बात को आगे तक निभा दे। पिता ने किसी से कर्जा ले लिया और पिताजी चल बसे, तो काबिल बेटा वो है ना जो बाप के कर्जे को उतारे। ये नहीं कि भाई वो तो मर गया मैं कहाँ से लाऊं, भैया उसकी संपत्ति के तुम वारिस हो तो तुम ही तो दोगे। ये कहा तुम राष्ट्रपिता की बात को कैसे हटा दोगे। राष्ट्रपिता चले गए 48 में, तब तक तो इलेक्शन भी नहीं हुए, लेकिन उनकी बात की वैल्यू रखना इस देश ने जरूरी समझा और अंबेडकर जी और गांधी जी की इस बात को आज तक दोहराया जाता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा। किसने किया था ये? गांधी जी ने। तुम्हारे राष्ट्रपिता हैं, अब तुम्हें ये आरक्षण का हिस्सा देना पड़ेगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं 543 सीटों में से बहुत अच्छी तरह हम सबको पता है 84 सीटें एससीज की हैं, 47 सीटें एसटी की। ये हो गया हमारा 131 सीटें। कितने में से? 543। एक बड़ा प्रतिशत हमने आरक्षण वाले लोगों को दे रखा है। इसमें कोई भी व्यक्ति साधारण कैटेगरी का नहीं आएगा। जितने लोग एससी हैं वही सब इस सीट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। हर पार्टी अपना कैंडिडेट उठाती है, लेकिन वो 100% एससी ही होगा। ऐसे ही 47 लोग एसटी के आएंगे। हमने धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दे रखा। हमारे यहाँ पर सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके पे मुसलमान ही उठते हैं, लेकिन लिखित में आपने मुसलमानों को सीटें नहीं दे रखी। आपने अपना जो आरक्षण दे रखा है ना, ये जातिगत आधार पर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछे तो तुम्हें पता हो किसके आधार पर नहीं है। लेकिन पार्टीज बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वो देखती हैं जहां मुसलमान ज्यादा बसे हुए हैं वहां कैंडिडेट भी मुसलमान ही उठाती हैं। कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान उठाना है, लेकिन वो जानती हैं कि जहां मुसलमानों की वोट ज्यादा है, अगर वहां आप हिंदू को उठाओगे तो ऑपोजिट पार्टी जीत जाएगी। तो इसलिए वो बड़ा चालाकी से देखते हैं कहाँ कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है। जहां जिस कम्युनिटी की धाक होती है पार्टी वैसा ही कैंडिडेट वहां खड़ा कर देती है। बहुत लोग कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है, लेकिन बीजेपी के आप ऐसे कैंडिडेट देख लेंगे जो मुसलमान हैं। क्यों उठाए बीजेपी ने वो? क्योंकि बीजेपी ने देखा कि वहां का वोट कटेगा अगर मैंने हिंदुत्व की बात की। वहां जाके बीजेपी कभी हिंदुत्व की बात नहीं करती। यानी आपकी राजनीति रंग बदलती है, ये देखती है कहाँ की वोट बैंक कैसे आएगी। किसी कम्युनिटी में अगर सिख ज्यादा हो ना किसी बेल्ट में, तो आप देखना कैंडिडेट तुरंत से सिख उठाएंगे और फिर वैसी पगड़ी पहन लेंगे जैसे यही पंजाब के हैं, यही सिख हैं। इतनी जल्दी रंग बदलते हैं हमारे लीडर्स। उसमें सारे आते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, सब आते हैं, सब चालाकी चलते हैं। पर अच्छी बात है कि आपको आरक्षण धर्म के नाम पर लिखित नहीं मिला हुआ। कोई सीटें कंफर्म नहीं है कि यहाँ से पंजाबी उठेगा, यहाँ से सिख उठेगा या यहाँ से हिंदू उठेगा। हाँ, ये बाहुल्य देख के जरूर देते हैं सीटें। इतना हमें पता है ये सीटें लिखित में बटी हुई हैं कि इन पे सिर्फ एससी और एसटी ही उठेंगे। और ऐसा देश में नहीं है, ऐसा हर एक स्टेट में भी है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हरियाणा की 90 सीटें हैं जिनमें से 17 सीटों पर एससी आते हैं। 90 में से 17 एक बड़ा परसेंटेज मान लेना हम, लगभग कितना परसेंट निकल आएगा? 14-15% के आसपास सीटें दे रखी हैं हमने। तो इसका मतलब जैसी आबादी वैसी सीटें। लेकिन एसटी को एक भी सीट हरियाणा ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि हरियाणा का दावा है कि जी हमारे यहाँ कोई ट्राइब है ही नहीं। जब कोई इंसान है ही नहीं तो हम सीट क्यों दें? वहीं अगर तुम छत्तीसगढ़ का आंकड़ा पढ़ोगे या तुम एमपी का आंकड़ा पढ़ोगे, झारखंड का आंकड़ा पढ़ोगे, तो एसटीज को सीटें दी गई हैं क्योंकि वहां पर एसटी कम्युनिटी रहती है। यानी जहां होंगे उस हिसाब से इनको आरक्षण मिलेगा। इस देश में ये बहुत अच्छी बात है कि जातियों को आरक्षण दे रखा है। किसको नहीं दे रखा? धर्म को। इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई। गांधी के 2 बड़े मूवमेंट हैं। पहला नॉन कोऑपरेशन, नेट रिजल्ट 0। किस घटना ने खत्म करवा दिया? चौरा-चौरी। सेकंड का नाम है सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्यों बंद करवा दिए? कहां चले गए? सेकंड आरटीसी में। गांधी के सेकंड आरटीसी का रिजल्ट था 0। गांधी को पकड़ के जेल में और रिजल्ट हमारा फ्लॉप रहा। अब इन 3 आरटीसी में 2 आदमी गए हैं तीनों साल, और वो 2 आदमी दोनों पढ़े लिखे हैं। एक है हमारे BR अंबेडकर और एक हैं तेज बहादुर सप्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका नाम कई जगह आएगा। दोनों वकील हैं, दोनों बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। सिर्फ ये 2 लोग हैं जो तीनों आरटीसी में पहुंचे हैं और दोनों ने समझदारी से काम किया है।
इस तीसरी आरटीसी के बाद ही आपके देश में कम्युनल अवार्ड जारी किए गए। कम्युनल मतलब होता है बेटा सांप्रदायिक, नेगेटिव वर्ड है ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ते हैं ना, कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स। तो कम्युनल अवार्ड क्या थे, जिसमें किसको अलग करने की बात कर रहे थे? कौन से एक पैक्ट ने इस एससीज को कहा कि तुम हिंदू ही रहो? हाँ, हिंदुओं में ही हैं। और आज हम जानते हैं कि हिंदुओं में ही काउंटिंग होती है, लेकिन इनको अलग से आरक्षण देने की जरूरत थी और वो बात अंबेडकर जी ने उठाई, गांधी जी ने मान ली। कौन से पैक्ट में ये हो गया था? कम्युनल अवार्ड जारी नहीं हो पाए। अब अंग्रेज एक बात समझ गए कि अब इंडियंस को बहुत बांटना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गांधी सबको जोड़ के रखने वाले आदमी थे और थे भी मास लीडर। इसीलिए 1935 में अंग्रेजों ने हमारे लिए एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत बड़ा एक्ट था और इसको कहते हैं, ये पृष्ठभूमि है, ये बैकबोन है, ये प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से आगे जाके तुम्हारा संविधान लिखा जाएगा 1946 से 49 के बीच में। उसका बैकग्राउंड तैयार किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। अंग्रेजों ने इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट, पूरी एक किताब टाइप बन गई, पूरी किताब। जैसे 1909 का मार्लियामेंटो कुछ पेजेस थे, 19 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी पेजेस थे। ये प्रॉपर एक किताब टाइप थी जिसमें आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे, शेड्यूल्स थे। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा इंडियंस को कि हम तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी देंगे, कुछ सीट्स पर तुम इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हो और अपनी लोकल सी गवर्नमेंट तुम बना के काम कर सकते हो। हम बड़े खुश हुए कि यार हमें ये बराबरी दे रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, हम भी काम करेंगे। इन्होंने 35 में इस बात को कह के हमें थोड़ा खुश कर दिया और 37 में इन्होंने हमारे देश में चुनाव करवाए। लेकिन ये नॉर्मल वाले इलेक्शन नहीं थे जैसे आज होते हैं, ये लिमिटेड सीट्स पर थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए और इसमें सिर्फ अमीर पढ़े लिखे जिनके पास जमीन जायदाद थी उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का एक राइट दिया गया। सब वोट डालने नहीं गए आज की तरह। इन 11 प्रांतों में से 6 में प्रॉपर तरीके से कांग्रेस जीत गई। ये अंग्रेजों के लिए भी एक समझदारी की बात थी कि ये पार्टी तगड़ी है। 11 में से कितनी वो जीत गई है? 2 में कांग्रेस ने किसी का हाथ पकड़ के गठबंधन कर लिया, 8 हो गए, बच गए 3 इलाके। इन 3 इलाकों में कांग्रेस की हार का कारण था मुसलमान ज्यादा थे। किस बेल्ट में? सिंध में, पाकिस्तान, पंजाब, आज का पंजाब प्लस पाकिस्तान का पंजाब, अगर हम देखें तो मुस्लिम बाहुल्य ये भी हो गया। और एक था बेटा बंगाल, आज का बांग्लादेश। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझो, जहां जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां वहां कौन सी बड़ी पार्टी हार गई? कांग्रेस। क्योंकि इन्होंने या तो यूनियनिस्ट पार्टी को जिताया, अपनी लोकल पार्टी को, या फिर मुस्लिम लीग को। इन 3 प्रांतों में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण था, तीनों में मुसलमानों का बाहुल्य था। इससे अंग्रेजों की समझ में ये आ गया कि इस इंडिया में जहां जहां मुसलमान हैं वहां इस पार्टी की पकड़ कमजोर है, लेकिन जहां मुसलमान कम हैं वहां यही पार्टी देश को चलाने की अकेली पार्टी है जो काबिलियत रखती है। 37 में हम बड़े खुश थे और हमें गलत फहमी थी कि हमारी सरकार है। हम 2 साल ऐसे ही हवा में उड़ते रहे कि हमारी सरकार, हमारी सरकार। 1937 के बाद इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्दी हमारी आंखें खुली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना इन प्रतिनिधियों से सलाह किए अंग्रेजों ने हमारा नाम लिखवा दिया कि जी इंडिया भी लड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत भयानक होने जा रहा था, क्योंकि अब कुछ देशों के पास एटम बम थे, अमेरिका जैसों के पास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939। कारण बना जर्मनी। जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड के ऊपर, छोटा सा देश। हमारा कोई लेना देना ना जर्मनी से ना पोलैंड से। बीच में हम कहाँ से आ गए? क्योंकि जो ये पोलैंड था ना, ये दोस्त था इंग्लैंड का। इंग्लैंड को एक तरह से मेरे दोस्त को मारा, मैं इसका जवाब भाई मैं भी मारूंगा इसको। इंग्लैंड को ये था कि पोलैंड पे अटैक कर दिया ना तो मुझे चैलेंज कर रहा है जर्मनी। जवाब इंग्लैंड को देना था, लेकिन लड़ाई में बिना बात हमें डाल दिया क्योंकि हम इनके गुलाम थे, उपनिवेश। इनके इंग्लैंड के लड़ने का नुकसान हमें कैसे होगा? क्योंकि सेना में तो हमें जाना पड़ेगा ना, मरेंगे तो हमारे इंडिया के लड़के मरेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंग्लैंड ने कह दिया कि इंडिया भी लड़ रहा है, तो हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि किसने कहा इंडिया लड़ रहा है?
हम तो नहीं कह रहे, ना हमारी इंडिया के लोग कह रहे। तो बोले नहीं, हमारा डिसीजन है। तुम्हारा डिसीजन है तो हम सरकार में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो फिर हम सरकार छोड़ दें। हमने बेटा त्यागपत्र दे दिया गुस्से में आके। लेकिन तुम्हारे ऐसे त्यागपत्र से क्या ही फर्क पड़ना था अंग्रेजों को। 22 दिसंबर का दिन था 1939। पूरी कांग्रेस ने जहां जहां जीती थी त्यागपत्र दे दिया। इमेजिन करो, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हें कुछ समझते भी नहीं थे। दे दो त्यागपत्र, उनका क्या ही बिगाड़ोगे। वो 2 साल से बेवकूफ़ी तो बना रहे थे। लेकिन इसका असली जो खुश होने वाले आदमी थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग वाले। सारे मुसलमान नहीं, मुस्लिम लीग। वो क्यों खुश हुई? क्योंकि उसके मन में डर था कि कल को अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो फिर यहाँ किसकी चलेगी? कांग्रेस। ये तो स्पष्ट दिख रहा था। उन्हें लगता था कि कहीं हमें ये खत्म करवा दें, बंद करवा दें, तो कितना अच्छा हो कि कांग्रेस हट जाए। अब मुसलमान जो मुस्लिम लीग के थे उन्होंने कहा हमें बड़ी शांति मिली। और कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में इनके अपना एक तरह से त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपना, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि हमें इनसे मुक्ति मिल गई, हम गुलाम रह लेंगे पर इनकी सरकार हमें नहीं पसंद थी। यानी हमारे अंदर कितनी ज़्यादा मन में कड़वाहट थी, कितना जहर था कि हमें गुलामी मंजूर है लेकिन इनकी प्रांतों में सरकार हमें अच्छी नहीं लगती। ये मुक्ति दिवस मनाने के साथ साथ अंग्रेज, ये मुसलमान एक बात और समझ गए कि आज तो चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कल बंद भी तो होगा, फिर सरकार दोबारा बनेगी। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने अलग राष्ट्र की ही डिमांड उठा दें, नहीं तो वापस से कांग्रेस ही आएगी जब भी इलेक्शन होगा। और इसी बात का फायदा उठाकर मार्च 1940 में इन्होंने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड उठा दी। और ये बोलने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। हम तो ये पढ़ के आए थे कि जिन्ना 1913 और 15 में भाग दौड़ कर रहे थे। 13 में बैठक याद है, कराची, लखनऊ, 15 में एक साथ बम्बई, 16 में एक प्लेटफॉर्म पे। आज वही जिन्ना कह रहे हैं कि ये 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत। वैसे तो ये पहले से चल रहा था। एक बहुत बड़े शायर हुए थे मोहम्मद इकबाल, इन्हीं का लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो स्कूलों में हम बच्चों को बचपन में सिखाते हैं, इनका लिखा हुआ है। लेकिन इनका बाद में कहना था कि हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ भारत नहीं है, भारत की वो टेरिटरी जहां मुसलमान ज्यादा हैं। इसलिए बेटा एक लैंग्वेज को हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, हिंदी को हिंदुस्तानी नहीं कहते। हिंदी प्लस उर्दू का मिश्रण था हिंदुस्तानी भाषा, और उर्दू हमेशा मुस्लिम लोगों ने ही आगे बढ़ाई थी। इसका मतलब इकबाल की लिखी वो सारे जहां से अच्छा जो गाना लिखा था, उस टाइम पर ही ये कॉन्सेप्ट आ गया था इसी आदमी ने कि 2 राष्ट्र बनने चाहिए, 2 अलग अलग देश हैं। 1933 में एक अंडर ग्रेजुएट आदमी था, लड़का था, ब्रिटेन में रहता था। उसने, नाम था उसका चौधरी रहमत अली। ये पहला व्यक्ति है जिसने कहा था कि हम अपने देश का नाम रखेंगे पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान नहीं कहा था, उसने कहा था पाक। पाक मतलब साफ, पाकिस्तान ये नाम रखेंगे। 20 के बाद से काम हो रहा है। पहला काम करने वाला इकबाल शायर, फिर 33 में ये काम किया चौधरी रहमत अली, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ब्रिटेन में, या कह लो लंदन में। और फिर 1940 में स्पष्ट इन्होंने कह दिया हमें पाकिस्तान चाहिए। और फिर 47 में आपके सामने डिवीजन हो ही गया। यानी मुक्ति दिवस के बाद से इनके मन में था कि भैया अलग हो जाते हैं, वरना ये तो इंडिया को एक तरह से पूरा अपने होल्ड में कर लेंगे। इन सब के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब धीरे धीरे पीक पर चढ़ा, उस बीच में आप लोगों ने एक तरह से बाइकआउट कर दिया, हम इंडियंस ने। गांधी जी ने कहा मत साथ दो इनका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी भी बेवकूफ नहीं बने, फर्स्ट में थे ना कि आ जाओ जिनके लिए लड़ो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने कहा अगर मैं कुछ बड़ा करूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे, तुम एक काम करो, लोकल एरियाज में सब फैल जाओ, जितने लोगों को बोलने का गुण है वो जाओ गांव गांव, और गांव में चौपाल पे लोगों को इकट्ठा करो और भाषण दो, सबके अंदर जागृति पैदा करो। ये एक तरह का सत्याग्रह है, लेकिन ये व्यक्तिगत है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट हो गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। जैसे नेहरू गए गांव में, पता चल गया भाई नेहरू आ रहे हैं, हजारों लोग आ गए। नेहरू ने वहां पेड़ के नीचे भाषण देना स्टार्ट किया, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे आजाद करना है, प्लानिंग पूरी। फिर वहां जाके किसी चुगलखोर ने पुलिस वाले को बताया कि ऐसे ऐसे नेहरू गांव में भाषण दे रहे हैं। पुलिस आई, पकड़ के ले गई। जब तक पुलिस नहीं आई, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे,
तब तक नेहरू को भाषण देना था। इसमें सबसे पहले जो आदमी पकड़े गए वो थे विनोबा भावे। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, विनोबा भावे फर्स्ट लीडर जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रही कहते हैं इनको, जो पकड़े गए। दूसरे लीडर बने जवाहरलाल नेहरू। ऐसे धीरे धीरे करके ढेर लीडर पकड़ लिए, एक तरह से जेल भर दी इन्होंने। फाइनली अंग्रेजों की समझ में आया कि नहीं, अब इंडियंस कंट्रोल में नहीं है, इनको बहलाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे बेवकूफ बना के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे आरटीसी थी। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे सामने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था क्रिप्स, और ये एक प्रस्ताव लेकर आया कि जी अभी तो आप हमारी मदद कर दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हम दुखी हैं, आगे जाके हम आपको लिमिटेड आज़ादी दे देंगे। गांधी ने कहा लिमिटेड मतलब, बोले डोमिनियन हमारा रहेगा, मतलब मेन हम रहेंगे, नीचे वाले कामों में आपको आज़ादी मिलेगी। तो इसको हमने ये कहा कि हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस कि हम लोग हेड तुम्हें मानते रहें। और क्रिप्स की तू मैं हो गई। तब गांधी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, फिर नेहरू ने कहा इसका तो बैंक भी नष्ट होने वाला है। अब जैसे इसको इमेजिन करो, तुम्हें कोई यहाँ चेक बांट दे और कहे 3025 में, जब 3025 आएगा तब उसको कैश करा लेना, इससे पहले कैश नहीं होगा। तो क्या तुम 3025 तक यहाँ बैठे रहोगे? जो तुम्हें चेक दे रहा है उसका अकाउंट रहेगा, वो रहेगा। सबको पता है ना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा चेक दे रहे थे कि लो जी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आज़ादी तुम्हें मिलेगी। तब नेहरू ने कहा था कि इसका तो बैंक ही नष्ट होने वाला है। गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक, उत्तरांकित तिथि का चेक हमें मत दो, आज बात करो, आज क्या करोगे। क्रिप्स के साथ तू मैं हो गई, ये फेलियर रहा 1942। अब गांधी को फील हुआ कि बस अब बात सिर पे से गई, अब टाइम है बड़े मूवमेंट का। और गांधी ने अब सबसे बड़े मूवमेंट की अगर बात करें इंडिया में तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें हम लड़ने को मरने को तैयार थे, नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अब गांधी ने कहा बस हो गया बहुत, अब सिर पे से पानी गुजर गया, अब लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। और ये घटना है 8 अगस्त 1942, एक बहुत बड़ा मैदान जिसका नाम था ग्वालिया टैंक। मैंने ग्वालियर नहीं लिखा बेटा, ग्वालिया ये उस मैदान का नाम। ये बंबई में है, महाराष्ट्र में। ग्वालियर तो अलग जगह हो गई ना, इसका नाम है ग्वालिया टैंक। कोई होगा इसके आसपास टैंक जिसके कारण इसका नाम था। 8 अगस्त को यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो गए, पूरा स्टेज भरा हुआ था। उस स्टेज पे गांधी जी थे और बड़े बड़े लीडर्स थे। गांधी जी का चरखा, बहुत लोग बैठे हुए, यहाँ ढेर पब्लिक इकट्ठी है। यहाँ गांधी जी ने भाषण दिया और भाषण के लास्ट में गांधी जी ने कहा इंडिया इस स्टेज पर आ गया कि अब तुम्हें 2 में से एक काम करना है, करो या मरो, डू और डाई। या तो देश को आजाद करा लो, ना करा पाओ ना तो मर जाना। अब मरने का मतलब ये नहीं कि देश आजाद नहीं हो रहा, जब मैं नहर में कूद जाऊं। मरने का मतलब इनको भी मार दूं, अंग्रेजों को मार दूं अगर मैं आजाद नहीं करा पा रहा। ये गांधी के उस मध्यम मार्ग की तरफ इशारा है। हम ये ना सोचें कि गांधी सिर्फ वो थे कि थप्पड़ मारा तो दूसरा गला गया, नहीं। गांधी ने कहा अगर मुझे कायरता और हिंसा में से एक को चुनना पड़ा तो मैं हिंसा चुनूंगा। मतलब कायर मत बनना। ये दिखाता है बेटा कि गांधी भी मरने मारने की बात कर सकते हैं। और जब अंग्रेजों को ये फील हुआ ना कि ये आदमी मरने की बात कह रहा है और इसके पीछे जनता बहुत ज्यादा है, इसने इशारा दिया मारने का, तो फिर जनता इतनी है कि अंग्रेजों को मार देगी। इसीलिए जब गांधी ने ये नारा दिया, ये बात आग की तरह फैल गई कि कल देखना क्या होगा। गांधी ने कह दिया करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये गांधी के नारे थे। वहां पर एक लेडी ने हमारा जो उस टाइम का भारत का झंडा था ये भी फहराया था, जिसका नाम था सुचेता कृपलानी। स्टेज पे खड़ी हुई थी तो वो हरियाणा को बिलोंग करती है, लेकिन नेशनल लेवल की लीडर थी। वहां पहली बार हम लोगों को लगा कि एक दिन आजाद होंगे तो ऐसा झंडा फहराएंगे। उस पर वो चरखा बना हुआ था। 8 अगस्त के बाद गांधी ने कहा आज तो हम यहाँ हैं, कल से आंदोलन शुरू करेंगे। अंग्रेजों को पता चल गया तुरंत से। उन्होंने 8 अगस्त की रात में 12 बजे 0 आवर ऑपरेशन, क्योंकि 12 बज गए थे, ऑपरेशन को नाम दिया 0 आवर, ये चलाया और सबसे पहले गांधी को उठाया, क्योंकि गांधी के पीछे देश है। गांधी अगर नहीं है तो फिर देश कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कल भी कहा था लीडर अगर ना हो तो भीड़ है और लीडर हो तो वो ताकत है।
गांधी को पकड़ के, गांधी ने कहा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, करो या मरो बोलने से थोड़ी पकड़ लोगे। तो कहा कि हम आपको कहाँ जेल ले जा रहे हैं, हम तो आपको नजरबंद कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है, झूठ बोल के। और गांधी को पकड़ के ले गए आगा खां पैलेस। एक बहुत सुंदर, बहुत महल टाइप की जगह है बेटा, ये पुणे में ही पड़ती है। बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा पूरा महल बनाया हुआ है। थोड़ा अभी भी आज के टाइम में कितने साल बीत गए, इसकी एंट्री मेन रोड से आपको पता भी नहीं चलेगी। जैसे नॉर्मल रोड चल रहा है, पतली सी बिल्कुल गली है, अंदर जाके पीछे बहुत सुंदर कई एकड़ में बना हुआ पूरा महल जैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल वाइट मार्बल, सफेद संगमरमर के पत्थर से बना बहुत बड़ा सा ऐसे महल टाइप है। ये हमारे किसी पुराने राजा ने बनवाया था। इसी को कहते हैं आगा खां पैलेस। यहाँ पे गांधी को नजरबंद कर दिया। तुम सब जानते हो पैलेस और फोर्ट दो चीजें होती हैं। पैलेस होता है ऐशो आराम के लिए, शाही टाइप के रहने की जगह। फोर्ट होता है अपनी रक्षा के लिए, कल को कोई हमें मारने आएगा तो यहाँ तेल डालने के लिए और वो सब तैयारी रखनी पड़ती है। ये कोई फोर्ट नहीं है, ये किला नहीं है, ये पैलेस है। इसका मतलब आराम पहली प्रायोरिटी होगी। यहाँ बड़े बड़े से कमरे हैं, आज भी हैं, जनता घूमने जाती है। 1942 की 9 अगस्त को गांधी यहाँ थे। कई बड़े बड़े लीडर्स उठाए, 10-12 लोग, और सबको यहाँ एक एक कमरा दे दिया कि इससे बाहर नहीं निकलोगे। ये जेल नहीं है, लेकिन तुम्हें इस पूरे प्रेमिसेस से बाहर नहीं जाना। 1942 में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कई बड़े बड़े लीडर्स यहीं पे बंद थे। आज भी महात्मा गांधी को याद करने के लिए इनका जो मेन हॉल है ना, वहाँ बहुत बड़ा चरखा, जो चला नहीं सकते, इतना बड़ा सिंबॉलिक वो चरखा रखा हुआ है। और इसी कमरे में यहीं पर महात्मा गांधी की पत्नी इतनी बीमार हो गई, कस्तूरबा गांधी, कि वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि लंबे टाइम तक यहाँ बंद रहे, बाहर निकलना नहीं था। यहीं उनकी डेथ हो गई। और इसी के बाहर की तरफ यहाँ पर कस्तूरबा गांधी की समाधि है, क्योंकि किसी को बताया नहीं था ना, यहीं पर फिर सारा काम कर दिया। आज भी वो समाधि है। इसी के प्रेमिसेस में आपको 2 बड़ी बड़ी सी दुकानें मिलती हैं, जहां गांधी से जुड़ी बहुत सारी किताबें, उनकी चीज़ें, उनके बहुत सारी, जैसे उनको याद करने के लिए सामान रखे हुए हैं। नॉर्मल आदमी नहीं जानता, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पता है कि ये भी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट जगह है। महात्मा गांधी जब यहाँ बंद थे, अब अगले दिन जब जनता उठी कि गांधी कहाँ है, तो गांधी तो गायब, गांधी के बिना क्या करेंगे, तो लोग अपने आप निकल लेंगे, चलो हम ही करेंगे। अब करेंगे क्या, इतनी बड़ी भीड़ जब होती है तो हुड़दंगबाजी ज्यादा होती है अगर लीडर ना हो। गए वो पुलिस स्टेशन पे जाके अटैक कर दिया, पुलिस स्टेशन में घुस गए, इतनी बड़ी भीड़ है, पुलिस कितनों को मारेगी, जाके उनके बल्ब तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पटरियां उखाड़ दी, सारे उल्टे काम किए। फाइनली हिंसा होने लग गई। और अगर एक बार जनता हिंसा कर दे तो पुलिस को फ्रीडम मिल जाती है मारने की। बहुत बुरी तरह से जगह जगह दमन किया गया। 1942 की सबसे बड़ी दिक्कत थी, हमारे पास कोई बड़ा लीडर नहीं था। इसके पीछे के कारण क्या है, लाल बाल पाल अब तुम्हें दिख रहा है, चले गए स्टोरी से। भगत सिंह जो हैं वो सब भी निकल चुके, जा चुके। सुभाष चंद्र बोस भी गायब हैं। कोई भी यंग लीडर नहीं है, कोई भी समझदार आदमी है नहीं जो संभाल ले काम को। गांधी यहाँ बंद है, किसी को अता पता ही नहीं है। इस टाइम पर जो कुछ लोग थे अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अगला टारगेट गांधी जी के बाद वही थे। उस टाइम पर एक औरत ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका नाम था उषा मेहता। उषा मेहता को कहते हैं कांग्रेस का रेडियो। क्यों? क्योंकि इस औरत ने इतना रिस्क लिया, इतना रिस्क लिया कि गांधी की बात मुझे बाहर पहुंचानी है। गांधी तो अंदर बैठे हैं, अब क्या करे। तो सोचो, इतने ज्यादा जहां चप्पे चप्पे पर अंग्रेज पुलिस खड़ी थी, अंदर जाके जैसे तैसे गांधी जी की आवाज को रिकॉर्ड कराना। तब सिस्टम कितने टफ थे, रिकॉर्डिंग के लिए तार कैसेट कहाँ से मैनेज करें। उनकी पूरी आवाज को रिकॉर्ड करवाते, फिर वहां से अंडरग्राउंड बाहर निकलते और फिर उनकी आवाज को इसके आसपास के एरिया में कहीं खुदाई करके छोटा सा, जैसे बंकर टाइप बना लेते हैं ना फौज में, तुमने देखा हो मूवीज वगैरह में, ऐसा बंकर बनाते। मैक्सिको से कहते हैं सारा सिस्टम मैनेज किया गया, मंगवाया गया। फिर वहां वो सारे तार वार जोड़ के, और जैसे रेडियो स्टेशंस होते हैं ना कि आपको एक जगह से आवाज सुनाई देती है, कहीं एक बंकर में वो सारा सिस्टम सेट करते हैं, एंटीना वगैरह। यहाँ गांधी जी की वो साउंड चलाते, वो आवाज चलाते जिसमें गांधी जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब सोचो, यहाँ से ये आवाज पूरे देश में कहीं कहीं सुनी जा रही है। लेकिन जब तुम सुन रहे हो तो अंग्रेज भी तो सुनेंगे, क्योंकि उनके पास भी सिस्टम सारा है। वो सुनते हैं कि अंग्रेज की गांधी जी की इंस्ट्रक्शन जा कैसे रही हैं, फिर वो खोजेंगे चारों तरफ। तो ये तभी के तभी यहाँ से हट जाना है।
ये कुछ घंटे का काम है। वो सारा सिस्टम सेट करना, फिर उसको उखाड़ना, क्योंकि वो 2-4 दिन बाद फिर इस्तेमाल करना है, फिर 5-7 दिन जब कोई ना मिले, अंग्रेज शांत हो गए, फिर कहीं ऐसे रिकॉर्डिंग करके दूसरा बंकर बनाना उसी प्रेमिसेस के आसपास। तो कितना ज्यादा रिस्क था, और ये रिस्क एक औरत ने लिया जिसका नाम है उषा मेहता। इन्हें ही कांग्रेस का रेडियो कहा जाता है कि उस टाइम पे जब सब कुछ बंद था, ये औरत अपनी जान के रिस्क पे कि भैया मैं पकड़ी जाऊंगी, काला पानी की सजा, क्या पता क्या फांसी दें, इसने इतना रिस्क लिया। आजादी के बाद बेटा इनको पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो एग्जाम में आ जाता है कांग्रेस का रेडियो किसका उपनाम है। फाइनली 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चेहरा बहुत भयानक हो गया, और इस टाइम पर अमेरिका जब पूरी तरह से खुल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरा तो सबके हाथ पैर फूल गए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। सबको दिखा कि अब सब कुछ बर्बाद होगा। गांधी जी तो यहाँ हैं, हम तो फिर पीछे हट गए, ठीक है भाई, थोड़ी मारकाट मची। उसके बाद सबका ध्यान गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, जहां ताकतवर अमेरिका की एंट्री के बाद एक डर सबको था कि अब पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होगा। धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इमेज क्लियर होती गई, क्योंकि जो पहले बहुत ज्यादा उछल रहा था जर्मनी, अब ये बिल्कुल शांत हो गया और इसने अपना तरीका बदला। पहले ये था अटैकिंग मोड में कि मैं सबको मारूंगा, अब ये आ गया डिफेंसिव कि कोई मुझे मारेगा तो मैं जवाब दूंगा, वरना मैं हूं शांत। जर्मनी ने जब ऐसा रुख अपनाया ना, तो क्लियर पिक्चर हो गई कि अब वो ग्रुप जीतेगा जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ABCRF जीतेंगे, और जर्मनी और ये सब हारेंगे। तो सबका ध्यान उस तरफ था। 1944 आते आते सारी पिक्चर क्लियर थी कि ABCRF का ग्रुप जीत गया 90% चीजें, और JGI हार गए। उस JGI के हारने में जर्मनी के हिटलर ने आत्महत्या कर ली, और इटली के जो था ना वो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, उसको मार डाला गया। जापान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया। ये वो टाइम है जब हम पे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जापान के रिलेशन हमारे साथ अच्छे हैं, और हमारे बाहर एक लीडर सुभाष चंद्र बोस जापान से ही मदद मांग रहे हैं कि मुझे इंडिया आजाद कराना है। अब इस टाइम पर इंडिया बड़े अजीब सी स्थिति में है, लीडर तो हैं लेकिन कोई जेल में बैठा है, कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है। इस टाइम पर आते आते ये बात क्लियर हो गई कि अब पूरे वर्ल्ड में कमजोरी है, पूरे वर्ल्ड का हर देश हाथ पैर फूले हुए हैं कि क्या करें। हम भी कोई ताकतवर नहीं है, हम तो 200 साल से गुलामी की जंजीरों में थे, लेकिन ब्रिटेन जो हमें गुलाम बना के बैठा था, हाथ पैर उसके भी फूल गए, क्योंकि 1939 से लड़ते लड़ते जब 45 आया, तब तक सारे संसाधन समाप्ति की तरफ थे। आदमी लड़ने से पहले अपनी तैयारी करता है ना, तो वो खुश होता है, 4 बम हैं, 10 बम हैं, 50 बम हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो 50 के 50 उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर चिंता होती है कि अब क्या करेंगे, आगे के लिए भी तो जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अब सबको पता था कि अब बुरा समय आएगा, और इसी टाइम को भांप कर ये पूरे वर्ल्ड के ताकतवर देश इकट्ठे हो गए थे अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में, और इन्होंने एक कागज पर साइन किए थे कि अब तो हम लड़ लिए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे जिंदगी में कभी नहीं लड़ेंगे। इसी को कहा जाता है UNO का चार्टर। और हम जो शांत बैठे थे, क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे और नई बात बन रही थी, हम भी यहाँ गए और हमने भी सिग्नेचर किए जी हम भी कभी नहीं लड़ेंगे। जैसे हम बड़ा लड़ने गए थे, हम तो पीछे थे, हम तो कभी लड़े भी नहीं, लेकिन हमने कहा भाई हम भी कभी वर्ल्ड वॉर में नहीं आएंगे। 51 देश, 50 पहले, फिर पोलैंड आया था, 51 देशों में हम प्राउड से कहते हैं एक हम भी थे, हमने भी सिग्नेचर किए। फिर ये क्लियर हो गया कि अब तो जैसे रुकेगा सो रुकेगा, अब तो कलेश वो ना तीर हाथ से निकल गया, अब तो कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद आगे हम गड़बड़ नहीं करेंगे। और इस सब का खात्मा किया अमेरिका ने, क्योंकि जब जर्मनी और इटली के हेड्स मर गए तो जापान को फील हुआ कि मैं तो अकेला रह गया, लेकिन एकदम से जापान भी हार नहीं मानेगा। जापान के 2 बड़े शहर आपको पता है, हिरोशिमा, नागासाकी, वो एटम बम गिराए और कितना नुकसान हुआ। उसके बाद 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका सारा असर आया बोस के ऊपर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो 100% डिपेंड थे जापान के ऊपर। बोस की सबसे बड़ी ताकत थी इनके आइडियाज, लेकिन कमजोरी थी पैसा। बोस के पास, अकेले के पास कांग्रेस की तरह अथाह भंडार नहीं थे। बोस बहुत काबिल थे, लेकिन बेटा एयरफोर्स बनाने के लिए आपको एरोप्लेन्स चाहिए। अब बोस होंगे इंडिया के अमीर, लेकिन एरोप्लेन थोड़ी ना खरीद लेगा कोई, तो इनके पास ताकत नहीं थी पैसे वाली, और ये उस ताकत के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे?
जिसने हाथ खड़े कर दिए। अब जापान का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो हमारी मदद क्यों करेगा? उसके मदद ना करने के कारण इनकी फौज जो घुस गई थी मणिपुर तक, झंडा भी लगा दिया था वो शेर वाला आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का, लेकिन फाइनली इनको वापस लौटना पड़ा। और सबको पता है कि उसके बाद पता ही नहीं चला। कहते हैं ये सवार तो हुए थे, ताइपे जाना था, ताइवान जाना था इनको, लेकिन बीच में पता नहीं कैसे वो प्लेन जो भी था एयरक्राफ्ट उसमें वो क्रैश हो गया। जहां ये बैठे थे उसके ऊपर ही ऑयल का टैंक था, फ्यूल का, वो फट गया और सारा इनके सर पे गिर गया, एकदम से पूरी बॉडी में आग लग गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो जब क्रैश हुआ तो ये उतर के उसमें से भागे थे, लेकिन किसी को नहीं पता अगर भागे थे तो गए कहाँ, डेड बॉडी तो मिली नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अस्पताल भी गए थे। फाइनली उस टाइम पे कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई पता लगाने का माध्यम नहीं था। बहुत साल तक हमने माना भी नहीं कि ये मर गए। हमने इंडियंस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, ये कहीं छिपे बैठे हैं। लेकिन अब इतने साल बीत गए, अब तो हमारे ना करने से फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अब हम लोग मानते हैं कि ये चले गए। लंबे टाइम तक इंडिया इस बात के लिए राजी नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस उस एयरक्राफ्ट के प्लेन के क्रैश में मारे गए, क्योंकि डेड बॉडी मिली ही नहीं, किसी को कुछ अता पता ही नहीं था। अंग्रेज समझ गए थे कि भैया अब इंडिया अंदर से भरा हुआ है, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमजोर हो गए, अब इनके साथ लड़ना बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने भी समझदारी का परिचय दिया और 1946 में उन्होंने कहा हम इंडिया के लोगों को ट्रांसफर कर देंगे पावर जो हमारे हाथ में है। अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे, उन्होंने कभी ये भी नहीं माना कि उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया। वो कहते थे हम तो इनकी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगले कह के गए कि तुम्हें पावर दे देंगे। हम पावर के भूखे, इंडिया आज भी बैठा है, तब भी हमें इतनी ही अकल थी, हमने इस पावर के चक्कर में ही सारा सब कुछ रचा था। फाइनली 1946 में इन्होंने 3 आदमियों का एक दल भेजा और इन्होंने कहा कि तुम इंडिया संभालोगे कैसे, तुम्हें दिक्कत आएगी, हम तो जाएंगे ठीक है, लेकिन तुम फंस जाओगे। हमारे जाने से पहले अपनी बुक, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, रिटन, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, संविधान। और इनके कहने पर हमें ठीक लगा कि हाँ यार एक संविधान लिख लेते हैं। हमने 3 लोगों के इस दल की बात मानी और गांधी, अंबेडकर, नेहरू, बड़े बड़े सब लीडर्स एक साथ बैठे और सबने कहा कि संविधान लिखने के लिए एक सभा बना लो। गांधी ने कहा भाई मैं सभा में शामिल नहीं होऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी आपकी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, जबकि सारे इतिहास का लंबा दौर गांधी के अंडर उनके हाथ के उसमें निकला था। संविधान सभा में मेंबरशिप नहीं थी गांधी की, लेकिन संविधान सभा ने काम किया, बिना गांधी के भी काम हुआ। फाइनली 1946 के दिसंबर से इन्होंने काम स्टार्ट किया और 1949 के नवंबर में, 3 साल होने में 1 महीना कम था, ये काम पूरा हो गया। इसलिए तुम लिखते हो 2 साल 11 महीने 18 दिन, उसके पीछे का ये लॉजिक है। ये किताब लिखकर तैयार की। अंग्रेज इस बीच में आपके देश से चले गए। 1947 में पूर्ण रूप से नहीं गए, 47 में उन्होंने आपको पावर ट्रांसफर कर दी, लेकिन जो हेड था वायसराय, उसने कहा भाई देखो अभी काम हम समेटेंगे, हमारा काम फैला पड़ा है, हम 200 साल से यहाँ हैं तो हमारा काम फैला पड़ा है ना, उस काम को हम सारे को अपने को इकट्ठा समेट के यहाँ से चले जाएंगे, तब तक तुम अपना काम कर लो, हम भी यहाँ बैठे हैं। यानी वायसराय अभी भी यहाँ बैठा है और वायसराय की पोस्ट को अब आपने बदल के कह दिया, अब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। अब हम वायसराय, क्योंकि इन प्लेस ऑफ किंग हम आपको किंग नहीं मानेंगे, तो हमने नया टर्म इस्तेमाल किया गवर्नर जनरल। शर्म की बात यह कि ये टर्म भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ था, ये पहले भी जीजीआई बनाते थे। तो हमारा जो सबसे पहला अंग्रेज बना वो था माउंट बेटन, ये आपका अंतिम वायसराय था और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। माउंट बेटन ने 47 से 48 तक यहाँ काम किया। 48 में इन्होंने सारा काम समेट लिया, क्योंकि काम बहुत बड़ा था, समय लगा, कागज पत्री 100 बातें होती हैं बेटा। 48 में इन्होंने फाइनली कहा अब हम इंडिया छोड़ रहे हैं, आजाद तुम हो गए, अपना सरकार तुमने बना ली, अपना देश अपने आप चलाओ। 48 हमारे देश की कह सकते हो पूर्ण रूप से कि हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम किया कि माउंट बेटन हटेगा, गवर्नर जनरल हमारा बनेगा, और वो थे सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल हैं, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडियन नहीं था, ये इंडियन गवर्नर जनरल। 48 से इन्होंने काम स्टार्ट किया और 50 की जनवरी आते आते हमें फील हुआ कि यार ये टर्म तो हमेशा हमें ये याद दिलाएगा कि हम गुलाम थे,
इस टर्म को हटा दो और एक नया वर्ड हम ले आए। आज के बाद हम अपने इस टर्म को राष्ट्रपति कहेंगे। फिर सी राजगोपालाचारी जी को हमने राष्ट्रपति नहीं बनाया, हमने पहला राष्ट्रपति बनाया संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो 1946 से काम कर रहे थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिना इलेक्शन के हमने इनको वो कुर्सी दे दी कि सर आप ही भारत के राष्ट्रपति हो। 2 साल बाद आपके देश में इलेक्शन हुआ, तब फिर ये इलेक्शन में खड़े हुए कॉम्पिटिटर के साथ, ये जीत गए और ये 12 साल तक इस कुर्सी पर बैठे रहे। भारत का इकलौता राष्ट्रपति जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है, 2 बार इलेक्ट हुए 5-5 साल के लिए और 2 साल बिना इलेक्शन के स्टार्टिंग में, क्योंकि इलेक्शन के लिए एमपी चाहिए थे। आपके एमपी का इलेक्शन अभी आपने किया ही नहीं, आपके एमपी जाके बनेंगे 1952 में, क्योंकि इलेक्शन हुआ 1951 में, रिजल्ट आया 52 में और आपने लोकसभा के प्लस राज्यसभा के एमपी बनाए। तो एमपी बनने के बाद ही तो इलेक्शन करोगे राष्ट्रपति का, तुम और मैं तो कर नहीं सकते। इसीलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन पहला हुआ 52, जो 5 साल के लिए दे गया राष्ट्रपति को, और फिर 57 से 62। लेकिन इससे पहले 50 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी कुर्सी पर बैठे थे और 48 से उस कुर्सी पर बैठे 2 आदमी 50 तक। कौन कौन? एक राजगोपालाचारी और एक पुराने वाले माउंटबेटन। क्या ये कहानी समझ में आ गई? ऐसे करके आजादी मिल गई। 48 में सबको पता है 30 जनवरी को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शूट कर दिया। दिल्ली में बिरला भवन है, भाई बिरला बड़ा परिवार, आदित्य बिरला और ये सब बड़ी कंपनी थे ही, इनके पूर्वज, इनका भवन था। प्रार्थना करके शाम को निकल रहे थे 5:30 बजे, नथुराम गोडसे ने वहीं उनको 3 गोलियां मारी और महात्मा गांधी की डेथ हो गई। गांधी की डेथ के बाद 1948 के बाद बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले आदमी हैं पटेल। और जब तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें पढ़ाया जाता है 3 राजा हमें दुखी कर रहे थे, एक कश्मीर का, एक जूनागढ़ का और एक हैदराबाद का। उसमें तुम 1948 में एक फरवरी और एक अक्टूबर पढ़ते हो, गांधी के बाद की बातें हैं वो। कश्मीर को तो 47 में हमने उनको समझा बुझा के जैसे भी, लेकिन 2 इलाके, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, अगर गांधी होते तो शायद जूनागढ़ में जनमत संग्रह ना करने देते कि भाई तुम ऐसे उनकी एब्सेंस में क्यों कर रहे हो। गांधी के जाने के बाद पटेल स्ट्रिक्ट हुए और पटेल ने पूरा देश एक कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। किस आदमी ने किया? और नेहरू किस्मत के इतने धनी थे कि काम सब कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो सब मरमरा गए, अकेले नेहरू थे और नेहरू जीत गए। क्योंकि 1950 के दिसंबर में कौन भी चले गए? पटेल। 48 में गांधी चले गए, 50 में पटेल, 51 में इलेक्शन हुए, तब तक भीड़ में कोई था ही नहीं, तो नंबर 1 पे आके कौन आगे आ गए? नेहरू। और फिर नेहरू की किस्मत इतनी तेज थी कि नेहरू इस पोस्ट पर जब तक जिंदा रहे तब तक बैठे रहे। कब से कब तक? 19 इलेक्टेड कहेंगे तो 52 से 64। जिस दिन अंतिम सांस थी उस दिन भी ये पीएम थे। पीएम मरा था, नॉर्मल कोई ऐसे आदमी नहीं मरा था, पीएम अपनी कुर्सी के बीच में से गया था। और अगर इससे पहले देखें तो इनके हाथ में जो स्वतंत्रता की बागडोर है वो गांधी और पटेल के जीते जी आ गई थी। गांधी बहुत बड़ा कारण थे नेहरू को आगे लाने में। कई लोगों ने कहा था कि गांधी जी नेहरू से ज्यादा एक्सपीरियंस तो पटेल का है। पटेल का बर्थ ईयर है 1875, नेहरू का है 1889, 14 साल का गैप है। भैया वो बड़े हैं, समझदार हैं, तुमसे ज्यादा काम किया। लेकिन पंडित नेहरू को ज्यादा आगे लाना चाहते थे गांधी, क्योंकि गांधी अपनी जगह ठीक थे, हमें लगता है कि गलत थे। गांधी का लॉजिक था कि जो भी इस देश का पीएम बने स्टार्टिंग में वो कम से कम 15-20 साल तक चले, क्योंकि एक आदमी रोज बदलेगा ना तो काम नहीं कर पाएगा। 15-20 साल जो टिकेगा उसके कंधों पे जिम्मेदारी है, उसे काम करना पड़ेगा। और गांधी की देखो दूरदर्शिता बिल्कुल ठीक साबित हुई, क्योंकि नेहरू सही 17 साल काट के गए। इस बीच में सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, जब तुम आजाद हुए ना बेटा, पूरा देश तो कच्चा था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे यहाँ, सड़कें नहीं जाती थी, न बिजली थी प्रॉपर। तुम सोचो ना, अंग्रेज तुम्हारी डेवलपमेंट क्यों करते? तुम बसते थे गाँव में, अंग्रेजों को क्या ही मतलब तुम्हारे गाँव से। वो विकास कर रहे थे, लेकिन वो विकास कर रहे थे अपने फायदे के लिए। वो व्यापार के लिए ट्रेन चलाते थे, बिजली लेकर आए अपने फायदे के लिए।
तुम्हारे गांव में क्यों वो बिजली के खंभे गाड़ेंगे, वो क्यों तुम्हारे गांव में अच्छी रोड बनाएंगे। यानी जब देश आजाद हुआ तो गांव की हालत बहुत खस्ता थी। 17 साल लगातार काम किया नेहरू ने। मैं किसी पार्टी की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बेटा अगर हम हो, अपने आप को सोचो, आज मोदी जी काम कर रहे हैं, भाई नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, सड़कें सच में बहुत अच्छी बनती जा रही हैं। अपने शहर की मत देखो, वो है तुम्हारी गवर्नमेंट स्टेट की, लेकिन आज अगर हम देखें पूरे देश में कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे ताकतवर रोड हैं, या तो वो नेशनल हाईवेज हैं, या फिर अब नया कॉन्सेप्ट आ गया ना एक्सप्रेस वेज का। तुम ये देखो कितने एक्सप्रेस वेज, सिर्फ मैं एक एग्जांपल लूं सोनीपत का, सोनीपत के आसपास सिर्फ केएमपी नहीं बेटा, अब तो इतने रोड निकल गए। अगर तुम कभी गए हो यहां से तुम बाहर की तरफ, दिल्ली पहुंचना अब हार्डली 30 मिनट का काम है, कोई जाम नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, पुल सीधे उतार देगा तुम्हें दिल्ली, सीधे द्वारका जा सकते हैं। एयरपोर्ट जाने के लिए जो बन गया ना, कितने आसान। बेटा ये सब अब हो रहा है, लेकिन आप एक चीज इमेजिन करो, आज विकास करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आज आप बहुत मोटा टैक्स भरते हो। जब नेहरू के टाइम में देश मिला था ना, तो टैक्स के नाम पे भी कम ही था, क्योंकि हम में से किसी के दादा बहुत टैक्स नहीं भरते, इनफैक्ट टैक्स भरते ही नहीं होंगे। तुम्हारे मेरे हमारे जो पूर्वज थे, क्या वो इतना कमाते थे कि टैक्स दें? नहीं। और जब देश आजाद हुआ तब गेहूं टैक्स में नहीं लिए जाते थे, तो पैसा देने वाले कम थे, उस हिसाब से पैसा कम इकट्ठा होता होगा ना, तब गांव का डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। तो हम किसी को ये कम और ज्यादा ना आके, लेकिन हम ये बात मुकर नहीं सकते कि तब काम अलग तरीके से हुआ, आज काम अलग तरीके से हो रहा है। काम सब कर रहे हैं, जो काम करेगा ना वो दिखेगा। आज हम ये कह सकते हैं कि आज रोड्स का पिछले 5-7 सालों में डेवलपमेंट देश में सबसे तेज गति से हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो वो तैयार किसी ने तो किया ही होगा। हम नकार नहीं सकते कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जीरो से देश को उठाया और कितने साल काम किया। अब बीजेपी को इस बार 15 साल हो जाएंगे 29 में, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों की स्पीड अलग मिलेगी, क्योंकि वो जब स्टार्ट हुए तो जीरो से थे, जब ये स्टार्ट हुए तो 50-60 तक गिनती आ चुकी है। जिस बच्चे को ABCD आते हो उसको कैट बैट लिखना आसान है, लेकिन जिसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती उसको क लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो वहां से हम उठ के आए हैं, बहुत बहुत काम किया सभी लोगों ने, जितने लोग आए जिन्होंने करना चाहा, तब जाके देश यहाँ तक पहुंचा। चलो कल पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी।